अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, उसको देखा था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो इस शेप में जो हमारे पास अभी मौजूद है, ये कैसे आया, ये बना कैसे था, इसके पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस थी, क्या रीजन थी। आज हमने इसके कंटेंट को स्टार्ट करना है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कंटेंट क्या है, उसके अंदर कितने सेक्शन हैं, उसके कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, हमने इसको देखना है। और फिर उसके बाद हम इसके सेक्शन 1 to 7 को डिटेल स्टडी करेंगे। हमारे आज के हमने 2 मेन जो है वो फोकस रख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी आउटलाइन देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आउटलाइन क्या है। इसमें सबसे पहले तो देखिए कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये 7 फरवरी 1877 को इन्फोर्स हुआ। ओके, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं जी। ओके, और 10 इसके चैप्टर हैं और 57 सेक्शंस हैं इसके। यानी हमने इसको इसके 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं और फर्दर उसके 10 चैप्टर बनाए हैं और टोटल सेक्शन 57 है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप एक एक्ट को शुरू करें तो उसका बेयर एक्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपको उसे सेक्शन वाइज लेके चलना है, आपने क्वेश्चंस याद नहीं करने, आपने फोकस करना है बेयर एक्ट पे ज्यादा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम याद भी करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एग्जाम के दिनों में ज्यादा हम उस पर टाइम देते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि पहले आप बेयर एक्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं आपने अपने पास बेयर एक्ट लाजमी रखना है और उसका सबसे पहला ये होता है कि आप उसके पार्ट्स बनाइए, उसके स्ट्रक्चर को देखिए कि उसके कितने सेक्शन हैं, कौन सा चैप्टर किस चीज से रिलेट करता है। आपके माइंड में एक पूरा उस एक्ट का, उस बेयर एक्ट का एक स्केच होना चाहिए, फिर आपके लिए चीजें जो है वो आसान होती चली जाएंगी। देखिए, आपने कल को जब एक लॉयर के तौर से कोर्ट में पेश होना है तो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे जो आपने याद किए होंगे, बल्कि वहां पे आपके ये बेयर एक्ट हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए आपने अपने जो प्रिपरेशन करनी है उसके दोनों एस्पेक्ट को सामने रखना है। हमने एग्जाम को भी टारगेट करना है और हमने अपना नॉलेज भी जो है वो गेन करना है। और ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक्ट है। आप देखिए, जिस तरह से जो लोग क्रिमिनल में जाना चाहते हैं उनके लिए जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में जो पाकिस्तान पीनल कोड की जिस तरह से वैल्यू है ना, इसी तरह से अगर कल को आप सिविल जो है वो लॉ में प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपके लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये सिविल लॉ के अंदर इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि आपने सिविल केसेस में जब भी कोई जो जिससे कह लीजिए कि रिलीफ लेना है तो वो आपको इसी एक्ट की बेस पे ही जो है ना आप उसके लिए जाते हैं। एनीहो जी, वापस आ जाते हैं। इसका जो चैप्टर 8 है ये ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी है, इसको ओमिट कर दिया गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है। 45 to 51 इसके सेक्शन है, ये आपने स्टडी नहीं करे। इसका मतलब है आपके पास जो ओवरऑल सेक्शन रह जाते हैं, जो टोटल सेक्शन है वो 51 है जिनको आपने पढ़ना है। अच्छा, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट 1 की। अच्छा, पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखें ना तो इसमें कोई चैप्टर नहीं है, इसमें 7 सेक्शन है, प्रीएम्बल है और सेक्शन 1 to 7 है। और इन 7 को आज हमने डिस्कस करना है, जिसमें सेक्शन 5 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का अगर आप पार्ट 2 देखें तो वो स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेट करता है। इसमें जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेट कर रहा है जी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, और रिकवरी और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसको भी हमने फर्दर 2 इसके पार्ट्स बना दिए हैं। एक रिलेट करेगा जी विद द मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप पहले की बात करते हैं पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 8 to 9 इसमें है। ओके, और इसी तरह से अगर आप पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेक्शन 10 to 11 को हमने इसमें डिस्कस करना है। ऑलराइट जी, अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सबसे लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो सबसे लेंथी चैप्टर है। इसमें सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 30 तक आपके पास जो है ये चैप्टर जो है वो 2 है।
यानी आप ऐसा कह लीजिए कि आपके हाफ सेक्शन जो है वो तकरीबन वो इस चैप्टर के अंदर है, बड़ा लेंथी है और ये सारे का सारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करता है। मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पहले बता चुका हूँ, बाकी इनको जो है हमने डिटेल स्टडी करना है कि किन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती, कहाँ पे जो कोर्ट है उसके पास डिस्क्रिप्शन होती है या कोर्ट अगर चाहे तो आपको अवार्ड ग्रांट कर दे या ना कर, ये सारा हमने इस चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करना है। ठीक है जी, अभी आप फिलहाल इसके सिर्फ एक जो आउटलाइन को आपने देखना है, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह इनमें से चीज़ों को वन बाय वन जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए जी। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है अल्टर करना, चेंज करना। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में किसी पार्टी से कोई ऐसी चीज हो जाती है जो बाय मिस्टेक होती है, वो जो इंटेंशन से नहीं करता, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि उसको अल्टर किया जाए, उसको चेंज किया। सेक्शन 31 to 34 जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है रिसेशन से रिलेट करता है। ठीक है, सेक्शन 35 to 38। रिसेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग थिंग्स बैक इनटू द प्री कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन। आपने चीजों को उसी पोजीशन पे लेकर आना है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसी तरह से कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर नंबर 5 है, सेक्शन 39 to 41 से रिलेट करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 है डिक्लेरेटरी डिग्री से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कल को सिविल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये एक बहुत ज्यादा जो केसेस हैं वो आप डिक्लेरेटरी जो है वो सूट फाइल करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर द राइट। आप अक्सर जो है आपके जो सिविल केसेस में देखिए ये इससे रिलेटेड आपको जो है वो केसेस करने पड़ेंगे। सेक्शन 42 to 43 इससे डील करता है। फिर उसके बाद है जी चैप्टर 7 जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से रिलेटेड है। जब दो पार्टी का कोई डिस्प्यूट होता है तो अगर उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको देखने के लिए कोर्ट अगर चाहे तो एक रिसीवर अपॉइंट कर लेती है। जब तक कि वो डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए, वो रिसीवर जो है उनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सारे फाइनेंशियल मामला को वो हैंडल करता है। चैप्टर 8 का मैं आपको बता चुका हूँ, ये इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड है। सेक्शन 45 to 51 इसमें आते हैं, ये ओमिट कर दिया गया है। आ जाइए जी पार्ट 3 पे। पार्ट 3 के अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ये दोनों चैप्टर इंजंक्शन से रिलेट करते हैं, स्टे ऑर्डर से रिलेट करते हैं। ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जब एज आप लॉयर आप आएंगे प्रोफेशनल फील्ड में तो आपको इन 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। कब जो है आपको इंजंक्शन ग्रांट हो सकती हैं, किस तरह से ग्रांट होती हैं, इंजंक्शन की क्या टाइप्स हैं, ये सेक्शन 52 से लेकर 57 तक जो है ये सेक्शन इंजंक्शन से रिलेटेड ही है। सो इस तरह से ये इसके 3 पार्ट हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, राइट। और उसके अंदर 10 चैप्टर हैं और टोटल 57 सेक्शन हैं जिनको हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने स्टडी करना है। अच्छा, अब आ जाइए जी हमारा जो सेक्शन 5, मतलब आज का जो हमारा मेन टारगेट था, जो कंटेंट पे हम बात कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ उसकी आउटलाइन देखी है, अब हम उसको डिटेल लेके चलते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा जो टारगेट है, सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन स्टडी करना है वो सेक्शन 5 से रिलेटेड है। देखिए सिंपल सा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ। आपको स्पेसिफिक रिलीफ से क्या मीनिंग है ये बताना है, और फिर आपने बताना है state the different modes prescribed in specific relief act। आपने ये बताना है कि इस एक्ट में क्या मोड दिए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ के और उनको कैसे ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है जी, ये जनरल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों के लिए एक पास पेपर से भी जो है मैंने एक क्वेश्चन दिया है। ये देखिए 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटेबल रेमेडीज एंड हाउ दीज आर ग्रांटेड। ये सेम क्वेश्चन है, इक्विटेबल रेमेडीज क्या होती हैं और इनको कैसे ग्रांट किया जाता है। ऑलराइट जी, अब हम चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। इसमें सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाए ना तो इसके लिटरल मीनिंग होते हैं एंडिंग और रिमूवल ऑफ एंजाइटी, ठीक है, और पेन, और टू हेल्प समबडी। आपने किसी इंसान की हेल्प करनी है,
ठीक है, उसके ऊपर से, उसके माइंड से जो एंजाइटी है या जो पेन है उसको कम करना है, उसमें आपने उसको रिलीफ देना। इज दैट क्लियर जी? सो दैट इज एक्चुअली स्पेसिफिक रिलीफ। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं कि रिलीफ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें सिंपली सेइंग दैट इट इज अ रेमेडी by which a party to a contract is compelled to do or omit the very act which he has undertaken to do or omit। ये एक ऐसी रेमेडी होती है जो एक पार्टी को मिलती है कि जो दूसरी पार्टी है, जो अपोनेंट है, जो डिफेंडेंट है, जो कल्प्रेट है, वो क्या करेगा, उसको फोर्स किया जाए, उस पार्टी को फोर्स किया जाएगा कि वो कोई एक्शन को करें, ठीक है, या किसी एक्शन को करने से रुक जाए, ठीक है, और वो एक्शन उस पर्सन ने, उस पार्टी ने एग्रीमेंट में एक्सेप्ट किया था कि वो ऐसा करेगा। ओके, उसने उसका प्रॉमिस किया था, उसने उस एक्शन को करने का या उस एक्शन को ना करने का ऑलरेडी प्रॉमिस किया था, एग्रीमेंट की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्लियर जी? सो a remedy by which a party to a contract is compelled to do or omit the very acts which he has undertaken to do or omit। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं जी। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन को देखा। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों स्पेसिफिक लीफ जो है वो जो है स्पेसिफिक लीफ एक्ट जो है वो बनाया गया। देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लोगों को इस चीज पे लेकर आना है कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, लोग लॉ को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लोग लॉ की वायलेशन नहीं करेंगे। अगर हम कहें ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक लीफ इज एक्ट इज टू डिस्करेज पीपल टू टेक लॉ इन देयर हैंड, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लोग कॉन्टेक्ट करते और कुछ दिनों के बाद उसे डिनाई कर देते, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते और बाद में उसको फुलफिल ना करते। सो एक्चुअली हमने इस एक्ट को या इस लॉ को इसलिए बनाया है कि जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई डीड बनाते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज आप एक एग्रीमेंट करते हैं और अगले घंटे में आप उससे डिनाई कर देते हैं। नो, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, लॉ ने आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन आप पे इम्पोज कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, अब इसमें जो आइडियोलॉजी है इसके पीछे अगर हम देखें कोई क्या इसकी जो फिलॉसफी क्या है, उसमें एक ज्यूरिस्ट है बेंथम। बेंथम का ये मानना था, ये देखिए, द लॉ ought to assure me everything which is mine। कानून मुझे इस चीज की गारंटी देता है, इस चीज की श्योरिटी देता है, एवरीथिंग विच इज माइन, कि वो हर चीज जो मेरी है वो मेरी ही है, विदाउट फोर्सिंग मी टू एक्सेप्ट, और मुझे फोर्स ना किया जाए, मुझे मजबूर ना किया जाए टू एक्सेप्ट इक्वलेंट, कि मैं उससे मिलती जुलती या उसके बराबर कोई और चीज एक्सेप्ट कर लूं। नो, जो चीज मेरी है वही मुझे मिलनी चाहिए, ऑल्दो आई हैव नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन टू देम। बेशक मैं उसमें अपनी इंटेंशन भी क्यों ना शो कर दूं, लेकिन मुझे मेरी ही चीज एज इट इज मिलनी चाहिए, जिसकी मैं मलकियत रखता हूं, जिसका मैं हक रखता हूं। इज दैट क्लियर? सो वेरी सिंपल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि जो आपकी चीज है, जो जो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में है, उसको एज इट इज आपको मिलना चाहिए, वो एज इट इज आपकी होनी चाहिए। कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पे या कोई ऐसी चीज जो वो जिसको वो रखता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आइडियोलॉजी को मैं आपको इस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए एक पर्सन है जी, ट्रेसपासर है, वो बी के हाउस में ट्रेसपास करता है, बी के घर में वो घुसता है एंड ऑक्युपाइज हिज लैंड, और उसके लैंड को वो ऑक्युपाई कर लेता है। अब बी के पास देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बी हैज द फॉलोइंग रेमेडीज। बी के पास क्या ऑप्शन है? पहली ऑप्शन ये है कि वो क्या करे जी, एक्शन इन क्रिमिनल कोर्ट, उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाए, उसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो जाए। नंबर 2,
वो एक सूट फाइल करे कंपनसेशन इन सिविल कोर्ट, ठीक है जी, कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, कि उसके घर में घुसा है, अब उसको उसके पैसे मिल जाने चाहिए, कंपनसेशन मिल जाना चाहिए। एंड नंबर 3, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड इजेक्टमेंट ऑफ द ट्रेसपासर। ऐसा सूट फाइल करे कि एक तो उसके घर की पोजेशन उसे दोबारा मिल जाए और उस ट्रेसपासर को वहां से इजेक्ट कर दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। अब देखिए, पहले दो रिलीफ तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, सूटेबल नहीं है। सूटेबल रिलीफ यहाँ पे तीसरा रिलीफ है, और यही उसके लिए एक स्पेसिफिक रिलीफ है कि उसको उसका घर उसी तरह से मिले जैसा उसके पास था, ठीक है, उसकी पोजेशन उसको वापस मिले और उस पर्सन को वहां से निकाल दिया जाए, ना कि उसको कंपनसेशन दे दी जाए, उसको पैसे दे दिए जाए। नो, सुटेबल रिलीफ जो है वो थर्ड वन है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ है, ठीक है जी। नाउ इन दिस सिचुएशन थर्ड रिलीफ इज अ स्पेसिफिक रिलीफ। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखिए, इस दूसरी एग्जांपल में एक पर्सन है डी, डिफेंडेंट है डी, वो सी को अपना घर बेचने के लिए एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है जी। डी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू सी, सी कंप्लेनेंट है जी, उसको उसने घर बेचना है, लेकिन क्या है कि डी रिफ्यूज कर देता है घर बेचने को आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट भी उसने किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसके बाद जो था सी को वो डी रिफ्यूज करता है कि मैं उसे घर नहीं दूंगा। अब देखिए, सी के पास डिफरेंट ऑप्शन है, दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो एक सूट फाइल कर दे डैमेजेस का, कंपनसेशन का, ठीक है जी, फॉर नॉट सेलिंग द हाउस, कि उसको वो घर नहीं बेच रहा। और दूसरा, कंपेलिंग सी टू सेल द हाउस टू हिम, ठीक है। एक तो वो कंपनसेशन के लिए जा सकता है और दूसरा वो कोर्ट में जा सकता है कि सी जो है, डी जो है वो घर इसी को बेचे। अब देखिए, पहला अगर उसे कंपनसेशन मिल जाती है, ये रिलीफ तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ इसके लिए सेकंड था कि वो घर अब इसी को बेचे, सी को ही बेचे, क्योंकि उसने उससे एग्रीमेंट किया, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो सेकंड रिलीफ होगा ये स्पेसिफिक रिलीफ होगा, इसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको स्पेसिफिक रिलीफ का कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं जी इसके मेजर जो है ना वो पोर्शन की तरफ, या इसके मेजर पार्ट की तरफ, कि जी किस तरह से आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकता है या उसके मोड क्या हैं, डिफरेंट मोड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है जी। प्रिस्क्राइब्ड इन आवर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के वो क्या तरीके हैं, ठीक है, और किस तरह से वो रिलीफ जो है वो अग्रीव पार्टी को मिल सकता है। सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्क्राइब दैट हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ इज गिवन टू अग्रीव पार्टी। एक कौन सा रिलीफ किस तरह से अग्रीव पार्टी को मिल सकता है, ये सेक्शन 5 आपको बताता है। मैंने आपको कहा था सेक्शन 5 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए एक आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर अनफ नहीं है, इस पे 10 लेक्चर भी हो सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। लेकिन क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेके चलना है तो हम इसको थोड़ा समराइज लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जी, अच्छा, सेक्शन 5 के 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है, ठीक है। 5 डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ को ग्रांट करने के। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये बात याद रखनी है आपने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आता है, कल को एग्जाम को ऐसा देते हैं, तो 5 मेथड है हमारे पास, ठीक है जी। सबसे पहला ए, पोजेशन और रिकवरी ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, कि कोर्ट जो है ये आपको रिलीफ ग्रांट कर सकती है कि आपको किसी एक प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवा दे, राइट, या उसकी जो रिकवरी है वो करवा दे। अब आपको पता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 2 तरह की हो सकती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो सेक्शन 8 to 11 इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, आपको जो आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन या रिकवरी कैसे होगी। सेक्शन 8 और 9 ये आपके डील कर रहे हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से अप टिल सेक्शन नंबर 11 तक, ये हम इसको बाद में
डिटेल पढ़ेंगे, इसका एक पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाना है। आगे चलते हैं जी, नंबर 2 पे है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये आप देखिए एक ऐसा ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से कि आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर लिया है, ठीक है जी, जिसकी आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है, जो आप अंडर दी ऑब्लिगेशन आ गए हैं, कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सकती है कि वो आप उसको पूरा करें, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्राइब किया गया है, सेक्शन 12 to 30 इसमें है। मैंने आपको बताया था ये सबसे लेंथी जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपके सेक्शन 12 से 30 तक के सेक्शन हैं। ये सारे डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से एक पार्टी को कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर दे सकती है कि वो जो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आई थी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, वो उनको फुलफिल करे। ओके जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज उससे की थी उसको हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, ये 2 हो गए जी। पहला है पोजेशन और रिकवरी ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए जो हमने ये सेकंड वाली एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे, टी एग्री टू सेल हिज हाउस टू सी, ये एक्चुअली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक एग्जांपल थी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। अब आ जाइए जी नंबर 3। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंजंक्शन। इंजंक्शन सेक्शन 52 to 57, 52 to 57 इंजंक्शन को डील करता है। इंजंक्शन को हम जो है उर्फ़ आम में जो हम वर्ड इसके लिए यूज करते हैं वो स्टे ऑर्डर का वर्ड है जो हम यूज करते हैं, हम स्टे ले लेते हैं। अब इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो सिंपली कह सकते हैं कि इंजंक्शन इज दैट ऑर्डर टू डू समथिंग, ओके, और नॉट टू डू समथिंग, कि कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट दे दे कि किसी पार्टी को या किसी पर्सन को वो कोई काम करने का कहे या किसी काम को करने से रोक दे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसकी भी हमने डिटेल एक पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है इंजंक्शन का। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसकी समरी बता देता हूँ, थोड़ा सा मेन पॉइंट बता देता हूँ। इंजंक्शन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे मैंडेटरी इंजंक्शन होती है, ऑर्डर टू डू समथिंग, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक ऑर्डर दिया गया कि आपको ऐसा करना होगा। प्रोहिबिटरी, ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, पहले में हमको हमें जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो किसी चीज के करने का कहा जा रहा है, ऑर्डर टू डू समथिंग। और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से रोक दिया जाता है। तीसरे में देखिए जी टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी इंजंक्शन। अच्छा देखिए, जब दो पार्टीज का कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो एक पार्टी जाके से ले आती है या वो इंजंक्शन ले आती है, तो वहां पे कोर्ट ने दूसरी पार्टी को सुना नहीं होता, ठीक है। अभी कोर्ट को कुछ नहीं पता कि डिस्प्यूट में कौन सी पार्टी राइट है या कौन सी पार्टी रॉन्ग है, लेकिन कोर्ट फिर भी इंजंक्शन दे देती है, कोर्ट फिर भी स्टे ऑर्डर दे देती है। उसकी रीजन ये होती है कि कोर्ट ये चाहती है कि जो पब्लिक पीस है वो मेंटेन रहे, यानी अगर देखें तो इसकी जो असल पीछे इसके जो मोटिव है वो है मेंटेन द स्टेटस को अंटिल जजमेंट कैन बी मेड, यानी कोर्ट ने, अदालत ने स्टे ऑर्डर तो दे दिया, इंजंक्शन तो दे दी, लेकिन वो टेम्परेरी थी, टेम्परेरी थी। अब कोर्ट सारे डिस्प्यूट को सुनेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, परपीचुअल इंजंक्शन जो है वो कहेगी, परपीचुअल इंजंक्शन का ऑर्डर देगी, या परमानेंट इंजंक्शन भी इसे कहते हैं। यानी अब उस डिस्प्यूट को कोर्ट ने सुना और फिर जो अपना ऑर्डर दिया वो फाइनल ऑर्डर कोर्ट का होगा। ये आफ्टर हियरिंग होगा और ये बिफोर हियरिंग है। ये इसलिए ग्रांट किया जाता है कि कोई पार्टी का कोई ऐसा लॉस ना हो जाए जो इररिपेयरेबल हो, ठीक है। यानी आप जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट को अब वहां की जो मौके की मुनासिबत से, या मौके का तो नहीं पता कि वहां पे क्या सिचुएशन हो रही है, लेकिन कोर्ट चाहती है कि किसी पर्सन का कोई ऐसा लॉस ना हो जाए जो इररिपेयरेबल हो, इसलिए कोर्ट जो है वो इंटरलोकेटरी या टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर देती है, ठीक है जी। हम इसको मजीद डिटेल भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाए जी एंटन पिलर इंजंक्शन और मारीवा इंजंक्शन, ये दो जो है वो मॉडर्न इंजंक्शन में आ जाती हैं। एंटन पिलर होता है सर्च ऑर्डर, ठीक है, कि किसी एक स्पेसिफिक जगह का कोर्ट जो है वो सर्च ऑर्डर का भी जो है वो इंजंक्शन जो है वो दे सकती है। और दूसरा है मारीवा इंजंक्शन, इसमें कोर्ट किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के जो उसके जो एसेट्स हैं, उसके जो बैंक अकाउंट है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें, उनको वो फ्रीज करने का ऑर्डर भी
दे सकती है, इसको हमारे वहां इंजंक्शन कहते हैं। ऑलराइट जी, ये 3 हो गए हमारे पास मोड अभी तक हमने पढ़े। सेक्शन 5 का पहला हिस्सा हमने पढ़ा, पोजेशन और रिकवरी ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी, 8 to 11 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ा, सेक्शन 12 to 30 इंजंक्शन पढ़ा, सेक्शन 52 to 57। आगे चलते हैं। अब ये देखिए जी चौथा इसका जी डी पार्ट जो है, ये असल में डिक्लेरेशन ऑफ राइट है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ये आप सिविल प्रैक्टिस में जब आएंगे तो आप देखिएगा डिक्लेरेटरी सूट आप अक्सर जो है आपको आपकी सिविल प्रैक्टिस में आपको फाइल करना पड़ेगा। डिक्लेरेटरी सूट जो है वो होता क्या है, देखिए इसमें असल में आपने एक चीज का जो आपका को कानूनी हक है ना, उसके लिए आपको एक सूट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आप ये कह लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो राइट होता है वो लीगल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपने आईडी कार्ड बनवाया, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई है। अब आप एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है, इसको ठीक किया जाए। फिर इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक पर्सन ए है, वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी भी है, इसमें मेरा भी शेयर है। अब वो एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा। या एक विरासत का केस है, विरासती हिस्से में एक पार्टी एक पर्सन कहता है कि इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, अब उसको भी डिक्लेरेटरी सूट यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ये हमारे पास जो है इसका 4th स्पेसिफिक रिलीफ जो है हमारे पास ये आ रहा है। इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इक्विटेबल रेमेडीज है, इक्विटेबल रेमेडीज स्पेसिफिक रिलीफ जो मिल रहे हैं ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। कोर्ट की मर्जी है कि आपका डिक्लेरेटरी सूट जो है वो मान जाए, आपकी डिग्री इशू हो जाए या उसको रिफ्यूज कर दे। आप उसको एज ए फंडामेंटल राइट के तौर से नहीं लेके जा सकते। ओके जी, सो 4th मोड हमारे पास हो गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट। सेक्शन 42 से 43 जो है वो इस चीज को डील करते हैं। आगे आ जाएगी 5वां लास्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर। सेक्शन 44, सेक्शन 44 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 44 जो है वो बताता है कि आप अगर दो लोगों के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान एक कोई डिस्प्यूट है जो कि पेंडिंग है कोर्ट में, अब अगर कोर्ट चाहे तो उन पार्टीज का जो डिस्प्यूट है उसके लिए एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है, जो उनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को वो उनको वॉच करेगा, उनको वो देखेगा और वो फिर कोर्ट को जो है उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक आपके पास 5th नंबर पे हमारे पास एक जो जिसे कह लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ में एक मोड है रिलीफ ग्रांट करने का। ओके जी, ये 5 डिफरेंट जो है रिलीफ हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है वो दिए गए। अच्छा, इनके अलावा भी हमारे पास है। अब उसमें देखिए ये आपके पास एक रिलीफ है रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी एग्रीमेंट के अंदर आपसे कोई मिस्टेकनली कोई ऐसी एक्सीडेंटली कोई चीज गलत हो जाती है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को उसे करेक्ट करने का, उसे अल्टर करने का ऑर्डर दे सकती है। रिसेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिसेशन का भी मैंने बताया था कि रिसेशन में आपको एक चीज को प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे वापस लेकर आना होता है। और लास्ट वन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप किसी डॉक्यूमेंट को किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल भी करवा सकते हैं। ये सेक्शन 39 to 41 है। रिसेशन के लिए सेक्शन 35 to 38 है। रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 31 to 34 है। ये आप ये देखिए जो 3 लास्ट में मैंने ये लिखे हैं, ये 3 अलग से टॉपिक हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर सेक्शन 5 में आपका पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, आपका सेक्शन 5 पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ रिलेट कर रहा है। आप जब पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ेंगे तो किसी न किसी तरीके से आपका सेक्शन 5 जो है वो उससे रिलेट करेगा। एनीवे सेक्शन नंबर 6 पे आ जाइए। सेक्शन नंबर 6 जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है। प्रिवेंटिव ये हमने इंजंक्शन का पढ़ा था, ये देखिए प्रिवेंटिव रिलीफ स्पेसिफिकली ग्रांटेड अंडर सेक्शन सी, क्लास सी ऑफ द सेक्शन 5। आपको ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये हमने इंजंक्शन का पढ़ा था, ये प्रिवेंटिव रिलीफ है कि एक पार्टी को किसी चीज से उस एक्शन को करने से रोका जा सकता है। तो सेक्शन सी 6 जो है वो
सेक्शन 5 के सी पार्ट से रिलेट करता है, उसको उसने प्रिवेंटिव रिलीफ को डिफाइन किया कि प्रिवेंटिव रिलीफ होगा। सेक्शन 7 पे आ जाइए, लास्ट वन जी सेक्शन आज के लिए। अच्छा, सेक्शन 7 ये कहता है कि आपको कोई भी रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर नहीं मिल सकता अगर वो कोई पीनल लॉ के अंदर था। यानी आप ये कह लीजिए कि आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ है इट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग द पीनल लॉ। पीनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। रिलीफ नॉट ग्रांटेड इन फोर्स पीनल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। पीनल लॉ में आप कोई किसी किस्म का स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो नहीं ले सकते। वहां पे जो सारा प्रोसीजर होता है वो क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस से उसको फॉलो किया जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से आज हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो कंटेंट था, जो उसकी स्ट्रक्चर थी, उसके मेन पार्ट्स को देखा, उसके चैप्टर को देखा, और हमने जो आज मेन फोकस किया था वो सेक्शन नंबर 5 पे था कि मोड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ क्या है। हमने स्पेसिफिक रिलीफ को अंडरस्टैंड किया और उससे रिलेटेड सेक्शन को अंडरस्टैंड किया। आपने करना ये है कि आज आप इस पूरे टॉपिक को एक दफा गो थ्रू कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 8 to 11 इन 4 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कल को आप जुडिशरी के एग्जाम में जाएंगे तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।